नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की हरियाणा जीके की क्लास में हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम धर्म नगरी के बारे में पढ़ेंगे। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के बारे में एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। आपने जो हमारी पहले की जो वीडियो हैं, आप जो लगातार डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, आपने जो पहले डिस्ट्रिक्ट देखे हैं, आपकी तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उनके ऊपर मिल रहा है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के मिल रही है वो एक धमाकेदार तरीके से मिल रही है। सभी डिस्ट्रिक्टों के हमने एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। और ऐसे ही इस सीरीज के अंदर आज हम जानेंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बारे में, धर्म नगरी के बारे में। तो आप जो भी नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ में वो भी साथ में हेडिंग डाल लीजिए हमारे साथ में कुरुक्षेत्र, और हम भी हेडिंग डाल लेते हैं कुरुक्षेत्र। आज धर्म नगरी के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी सभी वीडियो को देख भी रहे होंगे और वीडियो आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुरुक्षेत्र, हम भी हेडिंग डाल लेते हैं कुरुक्षेत्र। देखें, आज हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो राजा कुरु के नाम पर बसाया गया था, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कब बना था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कब बना था। तो आप बताएंगे 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। 23 जनवरी 1973 में हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और वो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र बनाया गया था। 1973 का ही यदि जिक्र करें तो आपने नाम सुना होगा, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल पड़ता है बनावली। उस बनावली की खोज का कार्य 1973-74 में आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में किया गया था, रविंदर सिंह विस्ट के नेतृत्व में किया गया था। बनावली जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, उसकी खोज 1973-74 में हुई थी। लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का 23 जनवरी 1973 के अंदर बना था। ये पॉइंट आप सभी ने क्लियर रखना है। अब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र जिला है, ये कुरुक्षेत्र जिला किसके नाम पर बसाया गया है। तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर बसाया गया है। कुरुक्षेत्र जो जिला है ये किसके नाम पर बसाया गया है। तो आप बताएंगे राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है कुरुक्षेत्र। राजा कुरु जो थे, ये कुरु किसके पुत्र हुआ करते थे। तो आप बताएंगे वीर संचरण के पुत्र कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है कुरुक्षेत्र। वीर संचरण के पुत्र कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है कुरुक्षेत्र। और इसी कुरु के कारण या राजा कुरु के कारण कुरुक्षेत्र में कौरव वंश का उदय हुआ था। राजा कुरु है, इसी के कारण कौरव वंश का उदय हुआ था। और ये राजा कुरु जिसके नाम पर आधुनिक कुरुक्षेत्र बसा है। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र जो जहां पर है, यहां पर इस जमीन के ऊपर हल भी चलाया था। जो राजा कुरु थे, इसने कुरुक्षेत्र के आसपास की जमीन के ऊपर हल भी चलाया था। अब इनकी आस्था को देखकर राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि के ऊपर हल चलाया था। इनकी आस्था को देखकर, इनकी आस्था से प्रसन्न होकर, इनकी आस्था से खुशी होकर भगवान विष्णु ने कुरुक्षेत्र को देवभूमि धर्म नगरी के नाम से अलंकृत किया था। देवभूमि और धर्म नगरी के नाम से अलंकृत किया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट को? कुरुक्षेत्र। धर्म नगरी के नाम से भी किसे जानते हैं? कुरुक्षेत्र को जानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। अब कुरुक्षेत्र जो है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? कुरुक्षेत्र को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे द सिटी ऑफ पार्क्स। द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र को जानते हैं। उसके बाद में आप कहेंगे कि धर्म नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र को जानते हैं। उसके बाद में 360 धार्मिक स्थल कहाँ हैं? तो भी आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में।
360 धार्मिक स्थल कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पिंजौर को। और 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर, 360 धार्मिक स्थल कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र में। और यदि आपसे पूछता है बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नारनौल को। वो नारनौल जहां पर सेजस सूरी का बचपन बीता था। क्लियर रखना है, अच्छे तरीके से आपने समझना है। द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से, धर्म नगरी के नाम से, और 360 धार्मिक स्थल कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र में। आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। हम ये दावा करते हैं कि आज इस वीडियो में आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। आप अंत तक बने रहिए और बेहतरीन तरीके के, गजब तरीके के नोट्स हमारे साथ में आप बनाते रहिए, ठीक है। तो उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर। कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वो कितना है, तो आप बताएंगे 1530 वर्ग किलोमीटर के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट फैला है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे 4। कुरुक्षेत्र के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे लाडवा, उसके बाद में नाम आता है थानेसर का, थानेसर। उसके बाद में नाम आता है पेहुआ का नाम आता है। और उसके बाद में नाम आएगा बच्चे किसका, शाहाबाद का। ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र की एससी रिजर्व सीट है। ये वही शाहाबाद है जहां से हरियाणा ने सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी कहाँ से हुए हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी शाहाबाद कुरुक्षेत्र से हुए हैं। ये शाहाबाद मारकंडा नदी के ऊपर है। मारकंडा जिसका दूसरा नाम अरुणा है, और अरुणा जो मारकंडा है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे सरस्वती की सहायक नदी है। हम आगे ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से डिटेल में अच्छे तरीके से बताएंगे। आप हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से बने रहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर विधानसभा की सीटें लाडवा, थानेसर, पेहुआ और शाहाबाद है। कुरुक्षेत्र जिसकी एससी रिजर्व सीट का नाम क्या है, शाहाबाद है। लेकिन बच्चे इसी के साथ में आपने याद रखना है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो आएगा कुरुक्षेत्र। जिले के नाम पर आपको कोई भी विधानसभा सीट नहीं मिलेगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र में। और सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर जिले के नाम पर विधानसभा की सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र में नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन इसी के साथ में हम झज्जर का भी आपको बताना चाहेंगे ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो जाएं। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर एससी रिजर्व है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर एससी रिजर्व सीट है, तो आप बताएंगे झज्जर। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट ही नहीं है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। आप देख लीजिए, कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है ना। हाँ, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद में कुरुक्षेत्र के अंदर उपमंडल कौन कौन से बनते हैं, तहसील कौन कौन सी है, उप तहसील कौन सी है, खंड कौन से हैं, और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन एचएसएससी वाला आपसे पूछेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर उपमंडल की बात करें तो कुरुक्षेत्र में थानेसर, लाडवा, पेहुआ और शाहाबाद, ये कुरुक्षेत्र के अंदर 4 उपमंडल हैं। तहसील की बात करें तो थानेसर, पेहुआ, शाहाबाद, ये कुरुक्षेत्र में 3 तहसील है। उसके बाद में उप तहसील पूछें, उप तहसील कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी है, तो लाडवा, इस्माइलाबाद, बबैन। क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है, बबैन उप तहसील या बबैन कस्बा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका। और क्वेश्चन कौन पूछेगा आपसे, तो आप बताएंगे एचएसएससी वाला पूछेगा। एचएसएससी वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि बबैन जो तहसील है और बबैन जो खंड है वो कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उप तहसील पड़ती है लाडवा, इस्माइलाबाद और बबैन। खंड कौन कौन से हैं, लाडवा, शाहाबाद, थानेसर, बबैन, पीपली, इस्माइलाबाद।
ये कुरुक्षेत्र का कुछ विशेष डाटा था और इस डाटा से संबंधित हमने पॉइंट देखे हैं। यहाँ से कई बार डाटा से संबंधित सभी पॉइंट आ जाते हैं। आप ये ना सोचें कि डाटा है, डाटा के बारे में नहीं पढ़ना। आप यदि नोट्स बना रहे हैं, गजब तरीके के नोट्स आप हमारे साथ के साथ में बना रहे हैं, तो ये डाटा भी आप साथ के साथ में लिखेंगे, क्योंकि यदि आप डाटा साथ के साथ में लिखते हैं तो आपको स्थानों के नाम याद हो जाते हैं। कई बार वो आपसे पूछ सकता है कि ये स्थान कहाँ पर पड़ता है, ये खंड कहाँ पर पड़ता है, ये कौन से जिले की उप तहसील है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का एकदम जहर तरीके से वर्णन करेंगे, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए लगातार। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ये अच्छे तरीके के नोट्स भी बनाए साथ के साथ में। कुरुक्षेत्र जो धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, आज इस कुरुक्षेत्र के बारे में हम अच्छे तरीके से सभी पॉइंटों को समझेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट करवा चुके हैं उन डिस्ट्रिक्टों में सबसे पहले हमने इतिहास से लेकर और आज तक जितने भी तारीख से संबंधित, जितने भी दिनांक से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, सबसे पहले हमने वो करवाए हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट के मंदिर, मेले, गुरुद्वारे, मुस्लिम धर्म से संबंधित पर्यटन स्थलों के बारे में और जितने भी क्वेश्चन बचते हैं फिर वो, और उसके बाद में उस डिस्ट्रिक्ट के महान व्यक्ति, प्रमुख व्यक्तियों का जिक्र किया था। तो आज भी हम कुरुक्षेत्र में ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र के दिनांक से संबंधित, तिथि से संबंधित वो पॉइंट देखेंगे जो बहुत साल पहले के हैं, और वो भी पॉइंट आज ही देखेंगे जो न्यू है, जो करंट अफेयर से संबंधित है, वो भी पॉइंट हम साथ के साथ में देखेंगे। कहने का मतलब, चाहे हिस्ट्री का डेट से संबंधित बहुत पुराना क्वेश्चन हो और चाहे वो आज का नया क्वेश्चन हो, दिनांक से संबंधित सभी पॉइंटों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गुप्त वंश की, और गुप्त वंश से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि भारत के अंदर एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था गुप्त वंश, और इस गुप्त वंश का सेनापति हुआ करता था गुप्त वंश में तो थानेसर का जो व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यभूति। भाई हुआ क्या कि गुप्त वंश है, गुप्त वंश जिसके संस्थापक श्री गुप्त वगैरह हुआ करते थे, ये गुप्त वंश अपने अंतिम चरण में चल रहा था। गुप्त वंश समाप्ति की ओर चल रहा था। अब गुप्त वंश समाप्ति की ओर चल रहा था तो ये कोई है कि पुष्यभूति भी समाप्त हो जाएगा, पुष्यभूति भी समाप्ति की ओर जाएगा? नहीं, गुप्त वंश का एक प्रभावशाली, एक प्रमुख सेनापति, एक मतलब बढ़िया सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यभूति। जैसे ही गुप्त वंश अपने समाप्ति की तरफ चला तो पुष्यभूति ने एक पुष्यभूति वंश की नींव डाली थी और उस वंश का राजा बना था। तो याद रखिएगा, थानेसर के अंदर पुष्यभूति वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यभूति ने ही डाली थी। पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया था? तो आप बताएंगे वर्धन वंश के नाम से जाना गया था। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है कि पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया, या थानेसर के ऊपर पुष्यभूति वंश के बाद में किसने शासन किया था? तो आप बताएंगे वर्धन वंश ने। या वर्धन वंश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पुष्यभूति वंश के नाम से। पुष्यभूति वंश को बाद में किस नाम से जाना गया? वर्धन वंश के नाम से जाना गया था। वर्धन वंश के नाम से जाना गया था। 580 ईस्वी में, 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन राजा बने थे। कौन बने थे? प्रभाकर वर्धन राजा बने। जैसा हम बता रहे हैं आप सेम टू सेम अच्छे तरीके से उसी प्रकार के नोट्स हमारे साथ में बनाते हुए चलिएगा। 580 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन राजा बने, वर्धन वंश के राजा बने प्रभाकर वर्धन। 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धन का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ। हर्षवर्धन का जन्म 580 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धन का जन्म 6ठी शताब्दी के अंदर हुआ था। कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ था? 6ठी शताब्दी के अंदर, 6th सेंचुरी के अंदर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। लेकिन आगे चले तो 605 ईस्वी में जो प्रभाकर वर्धन राजा बने थे, इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है।
605 ईस्वी में। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो 605 में ही वर्धन वंश का संस्थापक बना, राजा बना। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो 605 में ही राज्यवर्धन शासक बना, थानेसर का वर्धन वंश का राजा बना। उसके बाद में अगला साल आया 606 आया। 606 के अंदर राज्यवर्धन की डेथ हो गई, अब 606 के अंदर राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है तो राज्यवर्धन की डेथ के बाद में 606 में शासक बनता है हर्षवर्धन, जिसका जन्म तो कौन सी शताब्दी में हुआ था, 6ठी शताब्दी में। लेकिन हर्षवर्धन राजा कौन सी शताब्दी में बना था, तो हर्षवर्धन राजा 7वीं शताब्दी के अंदर बना था। कौन सी शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी के अंदर राजा बना था हर्षवर्धन, जिसका जन्म 606 में हुआ था, 6ठी शताब्दी में। हर्षवर्धन का जन्म 590 में हुआ था और 6ठी शताब्दी में हुआ था, लेकिन हर्षवर्धन राजा 606 में बना था, 7वीं शताब्दी में बना था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन 606 में राजा बना और हर्षवर्धन कब तक राजा रहा था, तो आप बताएंगे 647 तक राजा रहा था, 647 ईस्वी तक राजा रहा था। हर्षवर्धन ने लगभग कितने वर्ष तक थानेसर के ऊपर राज किया था, तो आप बताएंगे 41 वर्ष तक। हर्षवर्धन राजा बना 606 में, हर्षवर्धन राजा रहा कब तक, 647 तक रहा। हर्षवर्धन कितने वर्ष राजा रहा, 41 वर्ष। लेकिन हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ करता था, तो आप बताएंगे इलाहाबाद में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 साल में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। कहाँ करता था, इलाहाबाद प्रयागराज में करता था। और उस प्रयागराज के अंदर जो प्रत्येक 5 साल में धार्मिक सभा होती थी, उसके अंदर जितना भी धन हर्षवर्धन कमाता था, सारा धन हर्षवर्धन दान कर दिया करता था। और कहां पर, तो आप बताएंगे थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। कहां पर, थानेसर कुरुक्षेत्र में, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर सारा धन दान कर दिया करता था। तो इसने लगभग अपने शासनकाल में कितनी धार्मिक सभाएं की होगी, तो आप बताएंगे लगभग इसने 8 धार्मिक सभाएं प्रयागराज के अंदर की होगी, क्योंकि इसने शासन किया 41 साल, प्रत्येक 5 साल में धार्मिक सभा करता था, तो लगभग 8 धार्मिक सभाएं इन्होंने की। अब इस हर्षवर्धन का क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट ग्राम सचिव में पूछा गया था, वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पूछे जाने की संभावना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था और उसका नाम क्या था, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत क्यों आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन से धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती होगी, उस समय उस शिक्षा का पूरे वर्ल्ड के अंदर डंका बजता होगा, और पूरे विश्व के अंदर भारत में बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी उसका डंका बजता था। तभी तो कोई विदेशी यात्री भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है। तो ऐसा ही एक विदेशी यात्री, एक चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है। हेनसांग भारत कब आता है, तो 629 के अंदर हेनसांग भारत आता है। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि हेनसांग भारत से कब गया था, तो हेनसांग भारत से 694 के अंदर गया था। हेनसांग भारत आया 629 ईस्वी में। हेनसांग भारत से कब गया, तो आप बताएंगे 694 के अंदर। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था, तो आप याद रखिएगा हेनसांग भारत उसके शासनकाल में आया था। तो बात करें जो थानेसर का राजा हुआ करता था, कब, 629 के अंदर, तो किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्षवर्धन उस समय थानेसर का राजा हुआ करता था। अब क्वेश्चन तो सेकंड ये भी बनेगा कि हर्षवर्धन थानेसर का राजा बना,
हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी कब बनाई? तो हर्षवर्धन जिस दिन राजा बना। हर्षवर्धन राजा कब बना था? तो हर्षवर्धन राजा बना था 606 में। तो हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी 606 में ही बनाई थी। लेकिन हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी या कन्नौज पर अधिकार कब किया था? तो आप बताएंगे 639 के अंदर। कब किया था? 639 में। और इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री हेणसांग भारत आया था और वो हेणसांग भारत आया था 629 में। और कब तक रहा था? तो आप बताएंगे 694 तक भारत में रहा था। लेकिन ये हेणसांग थानेसर में कब से कब रहा? ये जो हेणसांग है, ये हेणसांग थानेसर में कब से कब रहा था? तो आप बताएंगे 635 से लेकर 644 ईस्वी तक ये हेणसांग थानेसर में रहा था। हेणसांग थानेसर में कब से कब रहा था? तो आप बताएंगे 635 से लेकर 644 तक हेणसांग थानेसर में रहा था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेणसांग भारत आया था। लेकिन इस हेणसांग की एक प्रसिद्ध रचना हुआ करती थी, एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था सीयूकी। हेणसांग की एक प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था सीयूकी। सीयू की पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे हेणसांग ने। लेकिन इस पुस्तक में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बता देना थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। क्लियर है बच्चे? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन ने जो थानेसर का राजा हुआ करता था, उस थानेसर का जिक्र कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप बताएंगे सीयूकी में। सीयूकी किसने लिखी थी? हेणसांग ने। हेणसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेणसांग थानेसर में कब से कब रहा था? 639 से लेकर 645 तक ये रहा था। 639 से लेकर 644 तक रहा था, 644 तक रहा था हेणसांग थानेसर में। इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है सीयूकी, जिसके अंदर थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। लेकिन एक बार हुआ क्या कि 634 ईस्वी में, एक बार हुआ क्या कि 634 ईस्वी में जो हर्षवर्धन है, 634 ईस्वी में हर्षवर्धन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था। होता क्या है कि एक बार 634 ईस्वी में हर्षवर्धन है, ये चालुक्य वंश के शासक हुआ करते थे और उस शासक का नाम था पुलकेशियन सेकंड। पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था। हर्षवर्धन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशियन द्वितीय से कब हारा था? तो आप बताएंगे 634 ईस्वी में हारा था। कौन सी नदी के तट पर हारा था? तो आपने ये बताना है, नर्मदा नदी के तट पर हारा था। हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो हर्षवर्धन जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। और इसी बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित्र या हर्षचरित। हर्षचरित्र या हर्षचरित किसकी जीवनी है या हर्षचरित्र में किसका वर्णन मिलता है? तो हर्षचरित्र या हर्षचरित में वर्णन मिलता है हर्षवर्धन का। और ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट किसके दरबार में था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करता था। हर्षचरित्र में कुरुक्षेत्र के कौन से मंदिर का वर्णन मिलता है? हर्षचरित्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कुरुक्षेत्र के कौन से मंदिर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे विश्वकर्मा जो प्राचीन मंदिर है, विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है, उस मंदिर का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र, इस मंदिर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। लेकिन हर्षवर्धन भी एक बहुत अच्छा लेखक हुआ करता था। हर्षवर्धन भी एक प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था। और इस हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी थी नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली।
नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचना है? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की रचना है। ग्राम सचिव के एग्जाम में हर्षवर्धन का जो डाटा हमने बताया है, यहां से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम। एक क्वेश्चन तो यहीं पर यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना, इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन की नहीं है। तो हर्षवर्धन की 3 पुस्तक हैं, इसके बाहर जो पुस्तक थी वो हर्षवर्धन की नहीं थी। हर्षवर्धन प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, जिसकी रचना है कौन कौन सी? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। किसकी रचना है? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की रचना है। तो हमने अभी बात की है 6ठी शताब्दी की और हमने बात की है 7वीं शताब्दी की। अब हम बात करेंगे 9वीं शताब्दी की, और 9वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र से कौन कौन से पॉइंट निकलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट कैसे हो जाते हैं, उन पॉइंटों को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। आप हमारे साथ में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए अब लास्ट वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के पॉइंटों को देखेंगे, 9वीं सदी के, उसके बाद में हम 11वीं शताब्दी के देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अब आएगा 9वीं सदी का। 9वीं सदी में थानेसर के ऊपर जो शासन हुआ करता था वो गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक हुआ करता था। 9वीं सदी के अंदर थानेसर के अंदर जो शासन हुआ करता था वो गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन हुआ करता था। और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हुआ करते थे मिहिर भोज। 9वीं शताब्दी के अंदर मिहिर भोज, और इस मिहिर भोज के समय के अंदर 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज के समय में हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो हरियाणा में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र, किसके व्यापार का? घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? पेहुआ हुआ करता था। और कौन सी शताब्दी की बातें हैं? 9वीं शताब्दी की बातें हैं। 9वीं सदी में हरियाणा में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक चलता था, और गुज्जर प्रतिहार वंश के ही एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था मिहिर भोज। और उस मिहिर भोज के समय में उत्तर भारत का या हरियाणा का बड़ा घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पेहुआ। ये पेहुआ जिससे 3 ऋषि हुए हैं, जिसमें नाम आता है ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे पेहुआ से। वशिष्ठ ऋषि का संबंध कहाँ से है? पेहुआ से। और ययाति ऋषि का संबंध भी कहाँ से है? तो आप बताएंगे पेहुआ से। लेकिन गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक भोजदेव से संबंधित अभिलेख भी कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था भोजदेव, और ये घटना भी कब की है? तो आप बताएंगे 9वीं शताब्दी की। 9वीं शताब्दी के शासक गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक भोजदेव से संबंधित अभिलेख भी कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे पेहुआ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो आप बता देना पेहुआ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भैया? पेहुआ से। उसके बाद में अब हम बात करेंगे 11वीं शताब्दी की। 11वीं सदी की बात करेंगे, 11वीं शताब्दी की बात करेंगे। 11वीं शताब्दी में नाम आता है 1009 का और नाम आता है 1014 का। आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी का। उस महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर लगभग कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से सबसे चर्चित आक्रमण रहा है सोमनाथ मंदिर गुजरात का। लेकिन उसने हरियाणा के थानेसर के ऊपर भी 2 आक्रमण किए थे, 2 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात के ऊपर उसने पहला आक्रमण किया था, एक ही आक्रमण किया 1025 में। उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम हुआ करता था। लेकिन महमूद गजनवी ने थानेसर कुरुक्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया 1009 में पहली बार और 1014 में। जब महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था तो थानेसर का शासक कौन हुआ करता था? जब महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था, जब थानेसर का शासक कौन हुआ करता था? थानेसर के ऊपर किसका राजपाट चलता था? तो आप बताएंगे जयपाल का।
महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर पहली बार आक्रमण किया था? तो आप बताएंगे 1009 में। महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर दूसरी बार आक्रमण कब किया है? तो आप बताएंगे 1014 के अंदर सेकंड बार आक्रमण किया। अब एचएसएससी वाला यहां पर थोड़ी सी कलाकारी दिखाने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि महमूद गजनवी ने थानेसर के ऊपर कब आक्रमण किया। वो 1009 भी देता है, ऑप्शन में 1014 भी देता है, और दोनों ही डेट यदि ऑप्शन में आती है तो आप दोनों में से 1014 को चुनेंगे, 1014 को चुनेंगे। याद रखिएगा, पहला आक्रमण वैसे 1009 में हुआ था, दूसरा आक्रमण 1014 में हुआ था, लेकिन फिर भी यदि एचएसएससी वाला थोड़ी सी चतुराई करेगा, दोनों डेट आपको ऑप्शन में देगा, तो आपने 1014 को चुनना है। किसको चुनना है बच्चे? 1014 को चुनना है। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। 1009 में 1014 में थानेसर के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण किसने किया था? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी, जिसके साथ में आने वाला इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में आया था। अल बरूनी, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे किताब उल हिंद। अल बरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, या इसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। अल बरूनी, जिसकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद। अल बरूनी, जिसकी एक किताब है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ब्रह्म सरोवर का वामन पुराण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था, लेकिन ब्रह्म सरोवर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप बताएंगे किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने। अल बरूनी किसके साथ में आया था? महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी, जिसने थानेसर के ऊपर 2 बार आक्रमण किया था, 1009 में और 1014 में आक्रमण किया था। ठीक है, धीरे धीरे वक्त बदला तो 6ठी शताब्दी के बाद में हम 9वीं पे आए, 9वीं पे 11वीं पे आए, 11वीं के बाद में आगे चलेंगे तो 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, और उसके बाद में नाम आता है 19वीं सदी का नाम आता है। अब हम 19वीं सदी के जो भी पॉइंट बनेंगे हम उनको उठाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखें। धीरे धीरे हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंटों को एक बढ़िया तरीके से, एक सटीक तरीके से क्लियर कर लेंगे। किसी भी प्रकार का दिक्कत कुरुक्षेत्र के पॉइंटों में हमको और आपको नहीं आएगा। देखना, आप हमारे साथ में बस आप बने रहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो नाम आता 1832 का। 1832 में थानेसर के राजा हुआ करते थे जमियत सिंह। 1832 के अंदर थानेसर के जो राजा हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? जमियत सिंह हुआ करते थे। लेकिन जमियत सिंह की मृत्यु के बाद में थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। 1832 में थानेसर के राजा जमियत सिंह की मृत्यु के बाद थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया था। क्वेश्चन ये पूछेगा कि थानेसर का जो ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हुआ वो कब हुआ? तो आप बताएंगे 1832 के अंदर थानेसर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नाम आता है लाडवा का विद्रोह। लाडवा का विद्रोह एशिया महाद्वीप की दूसरी बड़ी अनाज मंडी बताई जाती है। लाडवा एशिया महाद्वीप की दूसरी बड़ी अनाज मंडी बताया जाता है। कौन से शहर को? लाडवा को। और ये लाडवा जिसका विद्रोह कब हुआ था? 1845 में। और लाडवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे अजीत सिंह के नेतृत्व में। लाडवा का विद्रोह 1845 में अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और बाद में लाडवा को किस में मिला लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों ने मिला लिया था। ठीक है, उसके बाद में वक्त बदला और नाम आता है 1921 का। 1921 के अंदर गीता भवन संस्थान बना था। गीता भवन संस्थान कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और ये गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में कब बना था? 1921 में।
महात्मा गांधी ने कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन के ऊपर यात्रा कब की थी? 1921 में। और महात्मा गांधी अंबाला कब आए थे? तो आप बताएंगे 1921 के अंदर। महात्मा गांधी कालका से शिमला नैरोगेज रेल लाइन के ऊपर यात्रा किया 1921 में। महात्मा गांधी अंबाला कब आए? 1921 में। और गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर कब बना? 1921 में। लेकिन गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में किसने बनवाया था? तो एक जगह पड़ती है रीवा, और रीवा कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और रीवा मध्य प्रदेश के राजा ने कुरुक्षेत्र में गीता भवन संस्थान बनवाया था। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्लियर है तो उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र कब निकला था? तो कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में निकला था। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र 1943 में निकला था। अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कब निकला था? 1943 में निकला था। और कायाकल्प समाचार पत्र सफीदो जींद से कब निकला था? 1943 में निकला था। ये 1943 और 1843 का जिक्र करें तो अंबाला कैंट बना था। 1943 में कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र समाचार पत्र निकला था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा तिथि का, डेट का। कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है बिड़ला मंदिर। इस बिड़ला मंदिर की नींव 1952 में रखी गई थी। लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि बिड़ला मंदिर कब बना, तो आप बता देना 1955 के अंदर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बिड़ला मंदिर 1952 भी आ जाए, 55 भी आ जाए, तो आपने 1955 का चयन करना है। बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में बना था, 1952 में नींव रखी गई थी, जो बना था 1955 के अंदर। लेकिन यह बिड़ला मंदिर अपने आप में क्यों प्रसिद्ध है? बिड़ला मंदिर में इसे क्या खासियत है जो प्रसिद्ध है हरियाणा जीके के अंदर? तो बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है, 700 श्लोक अंकित है। बिड़ला मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित है। और इसी कारण इस मंदिर को श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का एक ऐसा मंदिर जिसको श्रीमद् भगवद गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो आप बताएंगे बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। चंडीगढ़ की नींव भी 1952 में रखी गई थी। सुषमा स्वराज का भी जन्म 1952 में हुआ था। और आप बता देना जगाधरी रेलवे वर्कशॉप जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, वो जगाधरी रेलवे वर्कशॉप भी 1952 में ही बना था। क्लियर है? सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद में नाम आता है अर्जुन रथ। अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन रथ जो कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर के पास में। एक अर्जुन जो रथ है ज्योतिसर सरोवर के पास में कब बना था, तो आप बताएंगे, याद रखिएगा 1967 में, 1967 में। उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। उसके बाद में किसका नाम आता है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था, तो आप बताएंगे 1968 में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, तो जो हरियाणा का राज्यपाल रहेगा वह चेयरमैन रहेगा। वाइस चेयरमैन कौन होता है, मतलब उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष तो जो हरियाणा का राज्यपाल है वो रहेगा, और उपाध्यक्ष हरियाणा का सीएम रहेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास जो बोर्ड है, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था, तो आप बताएंगे 1968 में। और 1968 से लेकर 1968 से लेकर और 1990 तक, 1990 तक इसके चेयरमैन कौन रहे थे, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आप बताएंगे गुलजारी लाल नंदा। 1968 से लेकर 1990 तक जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा रहे थे। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? बंसीलाल। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप बताएंगे गुलजारी लाल नंदा। लेकिन गुलजारी लाल नंदा के नाम से म्यूजियम, संग्रहालय भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप बताएंगे
बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपने ये सभी पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था? 1968 में। चेयरमैन राज्यपाल होता है। राज्यपाल को कब से चेयरमैन बनाया गया है? तो 1990 के बाद में इसका चेयरमैन राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया। और इसका उपाध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? तो आप बताएंगे, तो जो भी हरियाणा का सीएम होगा वो होगा। लेकिन 1968 से लेकर जिस दिन से ये बना था उस दिन से लेकर और 1990 तक इसका चेयरमैन रहा था, इसका अध्यक्ष रहा था गुलजारी लाल नंदा, और इसके उपाध्यक्ष बने थे प्रथम वो चौधरी बंसीलाल बने थे, जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। क्लियर है? अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अच्छे तरीके से सभी पॉइंट एक एक तरीके से जहर तरीके से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हम आपको नहीं आने देंगे, चाहे एग्जाम में वो चाहे कुछ भी पूछ ले HSSC वाला। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1956 में। जिसकी नींव किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। हरियाणा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का कार्य कब शुरू हुआ? 1959 से। और सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी? तो आप बता देंगे संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। कौन से विभाग की? संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने। क्वेश्चन HSSC वाला पूछ चुका है कि कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसके अंदर हस्तलिखित जो संग्रहालय है, हस्तलिखित जो म्यूजियम है, उस हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में? तो आप बताएंगे पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने। किसने की थी? पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव तो रखा गया था 1956 में, लेकिन इसमें पढ़ाई की शुरुआत हुई 1959 से 1959 से। संस्कृत विभाग से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हरियाणा में नया संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो आप बताएंगे पंचकुला में। हरियाणा में संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मुंदड़ी गांव कैथल में। और संस्कृत के लेक्चरर बनने वाली मेवात क्षेत्र की प्रथम महिला, संस्कृत के लेक्चरर बनने वाली मेवात क्षेत्र की पहली महिला कौन है? तो आप बताएंगे शबनम बानो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इससे एक पत्रिका निकलती है और उस पत्रिका का नाम है जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज। जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज जो पत्रिका है, जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकलती है। और ये पत्रिका कब निकाली गई थी? पहली बार तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जो मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर है, प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पड़ता है भोर सैदान, एक जगह पड़ती है भोर सैदान में। और भोर सैदान कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र में। लेकिन मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान में कब बना था? तो 1981 और 82 में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में बना था। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो उसमें नाम आता है शाहबाद सहकारी चीनी मिल। शाहबाद सहकारी जो चीनी मिल है, ये शाहबाद सहकारी चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे शाहबाद सहकारी चीनी मिल 1984 और 85 के अंदर बनी थी। शाहबाद सहकारी चीनी मिल कुरुक्षेत्र में पड़ती है। कब बनी थी? 1984 और 85 में बनती है। ये शाहबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, शाहबाद है, ये कुरुक्षेत्र जिले की ऐसी रिजर्व सीट है। और ये शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आप बताएंगे मार्कंडा नदी के ऊपर। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है?
महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है? शाहबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि किसे कहते हैं? शाहबाद को। और शाहबाद कुरुक्षेत्र की ऐसी रिजर्व सीट है जो मार्कंडा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है? हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है? शाहबाद में। और वो मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद में कौन से देश की सहायता से चलाया जा रहा है? तो आप बताएंगे इजराइल की सहायता से। हरियाणा में एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है? शाहबाद में। और वो शाहबाद में कौन से देश की सहयोग से चलाया जा रहा है? इजराइल के सहायता से। तो शाहबाद एक सहकारी चीनी मिल है, शाहबाद एक सरकारी चीनी मिल है। और ये शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? तो 1984 और 85 में। शाहबाद मार्कंडा नदी के ऊपर है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर भी पड़ता है शाहबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि भी कहते हैं शाहबाद को। और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का जिक्र करें तो वो मुलाना अंबाला के अंदर पड़ती है। हरियाणा की पहली स्वपोषित यूनिवर्सिटी है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मुलाना अंबाला के अंदर। लेकिन शाहबाद में हरियाणा का एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र है। हरियाणा का एकमात्र मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद में कौन से देश की सहायता से लगाया गया है? तो आप बताएंगे इजराइल की सहायता से लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है छोटा चिड़ियाघर। छोटा चिड़ियाघर, छोटा जो चिड़ियाघर है वो पीपली के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। कहां पर? पीपली में। वो कब बना था? तो 1985 और 86 के अंदर बना था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नाम आता है नेक्स्ट पॉइंट का, तो वो क्या आता है? श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम है। ये श्री कृष्ण म्यूजियम, श्री कृष्ण संग्रहालय कब बना था? 1987 में। और हरियाणा में सूरजकुंड से मेलों की शुरुआत भी कब, सूरजकुंड मेले की शुरुआत भी कब हुई थी? 1987 में। पहला सूरजकुंड मेला कब लगा था? 1987 में। और श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में कब बना था? 1987 के अंदर। लेकिन श्री कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र में है, श्री कृष्ण संग्रहालय जो कुरुक्षेत्र में है, इस श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर 2001 में, इस श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर 2001 में पैनोरमा साइंस केंद्र बनाया गया था। पैनोरमा जो विज्ञान केंद्र है वो बनाया गया था। पैनोरमा विज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर है। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था, लेकिन पैनोरमा जो साइंस केंद्र है वो 2001 के अंदर बनाया गया था। क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, वो नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में समझेंगे। एक बार बोर्ड को साफ कर दें, एक बार इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आएगा, एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल गजब तरीके से पढ़ेंगे। आप भी देखना, एकदम गजब तरीके से, जहर तरीके से हम पॉइंट क्लियर करेंगे। देखें, उसके बाद में नाम आता है हरियाणा का सेकंड आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक। और रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था 1976 में। लेकिन हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र कब बना था? तो आप बताएंगे 24 जून 1991 के अंदर। 24 जून 1991 के अंदर कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। क्लियर है बच्चे? तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में नाम आता है ज्योतिसर जो पर्यटन स्थल है। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था? तो ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में बना था 1994 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है अंजन पर्यटन स्थल। अंजन पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था? तो आप बताएंगे, ये अंजन पर्यटन स्थल है, ये पेहुआ में पड़ता है। और ये कब बना था? तो आप बताएंगे 1999 के अंदर बना था। अंजन पर्यटन स्थल कहाँ पर? पेहुआ में 1999 के अंदर बना था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन आता है वो नाम आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वो कहाँ है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कुरुक्षेत्र में है, जिसे आप NIT के नाम से भी जानते हैं।
एनआईटी कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। कब बना था? 2002 में। और हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाणा में देवी रूपक योजना की शुरुआत भी कब हुई थी? 2002 में। कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र कब बना था? 2002 में। और कुरुक्षेत्र का लास्ट पॉइंट क्या है डेट का? 2017 एमबीबीएस टॉपर महक सिंघल, 2017 एमबीबीएस टॉपर महक सिंघल का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से है। कहां से है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से है। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म सरोवर की। कौन से सरोवर की बात करेंगे? ब्रह्म सरोवर। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ब्रह्म सरोवर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर के बारे में ऐसी धारणा है या ऐसा माना जाता है कि ये जो सरोवर है, ये सरोवर जहां पर खुदा हुआ है, उस जमीन को भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से खोदा था और हाथों से खोदकर एक झील बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से खोदकर बनाई गई झील है। कौन सा सरोवर? ब्रह्म सरोवर। कौन सा सरोवर है? ब्रह्म सरोवर। वामन पुराण में ऐसा कहा गया है, वामन जो पुराण है, वामन पुराण में कहा गया है कि इस सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। वामन पुराण में क्या कहा गया है? इस सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। लेकिन मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। मत्स्य पुराण में ऐसा बताया जाता है कि तीनों लोकों का जो पुण्यदायक सरोवर है, तीनों लोगों का जो पुण्यदायक सरोवर है वो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है। थानेसर में स्थित कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तीनों लोगों का पुण्यदायक तीर्थ बताया गया है, तीनों लोगों का पुण्यदायक सरोवर बताया गया है। और ऐसा कौन से पुराण में कहा गया है? मत्स्य पुराण में। लेकिन वामन पुराण में तो यही कहा गया है कि यह सरोवर राजा कुरु ने बनवाया था। लेकिन बच्चे आपको पता है अल बरूनी जो महमूद गजनवी के साथ में आया था, महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार, महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार जिसका नाम था अल बरूनी, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद, अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद, या किताब उल हिंद को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तहकीक ए हिंद के नाम से। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का। कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है बच्चे? तो आप बता देना ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। लेकिन हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हेनसांग जिसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी, और सीयूकी में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे थानेसर का वर्णन मिलता है। लेकिन महमूद गजनवी के साथ आने वाला इतिहासकार जिसकी पुस्तक है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का। ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो ब्रह्म सरोवर है, इस ब्रह्म सरोवर के अंदर मानसरोवर झील का पानी आता था। ब्रह्म सरोवर के अंदर जो मानसरोवर झील है उसका पानी ब्रह्म सरोवर के अंदर आता था, ऐसा माना जाता है। मानसरोवर झील के बारे में आपने पढ़ा होगा। मानसरोवर झील है वो तिब्बत के अंदर स्थित है। भगवान जो शिव है उसका निवास स्थान भी बताया जाता है मानसरोवर झील को। और उसी मानसरोवर झील में हरियाणा के किस स्थान पर पानी आता था? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर के अंदर। कहां पर पानी आता था? ब्रह्म सरोवर में। तो ये ठीक है, क्लियर है। यहां तक आपने, आशा करता हूं कि यहां तक आपने लिखा होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखें नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें नाम आता है सनहित सरोवर। सनहित सरोवर कहां पड़ता है? तो भी आप बताएंगे थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। सनहित सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। 7 नदियों के संगम के नाम से, 7 नदियों का संगम किसे कहते हैं? तो 7 नदियों का संगम किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे 7 नदियों का संगम किसे कहते हैं? सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र को 7 नदियों के संगम के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में सभी बच्चे ये भी बताएंगे कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास, भगवान विष्णु जो है, विष्णु भगवान, उसका स्थायी निवास किसे बताया जाता है?
भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र को बताया जाता है। लेकिन शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजीलपुर गांव सोनीपत से मिली है। लेकिन भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहाँ है? तो आप बताएंगे भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ तोसाम भिवानी में है। लेकिन भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर को कहा जाता है, और सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और 7 नदियों का संगम भी किसे कहते हैं बच्चे? तो आप बताएंगे सन्निहित सरोवर को ही 7 नदियों के संगम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है ज्योतिसर सरोवर। ज्योतिसर जो सरोवर है, ज्योतिसर सरोवर कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर सरोवर के बारे में विशेषता क्या है कि ये ज्योतिसर सरोवर जहां पर बना है, ये ज्योतिसर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी, हरियाणा की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के ऊपर की थी? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी के ऊपर की थी, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी। सरस्वती नदी जिसका एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जिसका नाम है अरुणा। अरुणा किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे सरस्वती की सहायक है। और ये सरस्वती नदी जिसके किनारे कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो ज्योतिसर सरोवर है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर सरस्वती नदी के ऊपर है। अब कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर सरोवर और किस कारण से प्रसिद्ध है, और यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था? तो आप बताएंगे ज्योतिसर सरोवर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ज्योतिसर सरोवर के पास में। उसके बाद में नाम आता है कमलनाथ तीर्थ। कमलनाथ तीर्थ पड़ता है। कमलनाथ तीर्थ माना जाता है कि यहां पर जो सृष्टि के जन्मदाता हैं, माना जाता है कि जो सृष्टि के जो जन्मदाता है भगवान ब्रह्मा यहां पर प्रकट हुए थे। भगवान ब्रह्मा कहां पर प्रकट हुए थे? कमलनाथ तीर्थ के ऊपर। उसके बाद में नाम आता है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है कुबेर तीर्थ। कुबेर तीर्थ, ये कुबेर तीर्थ भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ऐसा माना जाता है कि भगवान कुबेर ने यहां पर यज्ञों का आयोजन किया था, यहां पर यज्ञ किए थे, और उसी स्थान को कुबेर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नाम आता है नरकतारी। नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक तीर्थ है वो कहां पड़ता है? ये पूछा गया था, हरियाणा रोडवेज का एक एग्जाम हुआ था, शायद उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नरकतारी या अनरक तीर्थ हरियाणा में कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये नहीं पूछा था बच्चे HSSC वाले ने ये पूछा था कि नरकतारी या अनरक तीर्थ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे बाण गंगा के नाम से। महाभारत युद्ध के समय जब भीष्म पितामह जो तीर वगैरह थे उनके ऊपर लेटे हुए थे, तीरों के ऊपर, जब भीष्म पितामह तीरों के ऊपर लेटे हुए थे तो अर्जुन ने एक तीर जमीन में मारा था और उस जमीन में से गंगा की धारा निकाली थी, और वो गंगा की धारा भीष्म पितामह जो थे उनके मुख में गई थी। तो उसी के कारण नरकतारी या जो अनरक तीर्थ पड़ता है कुरुक्षेत्र में, उसे बाण गंगा के नाम से भी जानते हैं। कुरुक्षेत्र का नरकतारी या अनरक तीर्थ किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे बाण गंगा के नाम से। किस नाम से? बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नरकतारी या अनरक तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में है ये किस नाम से जाना जाता है? तो सभी स्टूडेंट एक आवाज में आंसर देंगे, दूसरी आवाज निकालेंगे ही नहीं। बाण गंगा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? बाण गंगा के नाम से। उसके बाद में नाम आता है
अपाया तीर्थ, अपाया जो तीर्थ है वो कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद अपागा तीर्थ, अपागा तीर्थ कहां पर पड़ता है, तो भी आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में नाम आता है कमोद, कमोधा तीर्थ, ये भी कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। कमोद जो तीर्थ स्थल है उसका जिक्र पंचकुला में भी मिलता है। पंचकुला की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार अवश्य देखिएगा, जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पंचकुला के ऊपर है आप सभी का, और पंचकुला एक बेहतरीन तरीके से हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को करवाया है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अपाया तीर्थ, अपागा तीर्थ और कमोधा तीर्थ ये भी कहां पर पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सरोवर थे। अब हम कुरुक्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखें, मंदिरों के बारे में एक सटीक लैंग्वेज में पढ़ेंगे, साधारण भाषा में पढ़ेंगे और एक गजब तरीके से पढ़ेंगे। आप देखते रहिए बस हमारे साथ में। सबसे पहले नाम आता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सबसे पहले एक मंदिर जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पड़ता है, तो आप सभी बताएंगे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र के ही पॉइंट बताएंगे। कुरुक्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव मंदिर। इस सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबा सरवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था, बाबा सरवणनाथ ने कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। लेकिन यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा भी की थी। कुंती ने भगवान शिव की पूजा कहाँ की थी, तो आप बताएंगे कुंती ने भगवान शिव की पूजा सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर की थी। अगला जो मंदिर है, नेक्स्ट मंदिर है, वो भी उससे मिलता जुलता ही है। उसमें नाम आता है सथानेश्वर महादेव मंदिर। एक मंदिर जिसका नाम है सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था, सबसे पहली बात तो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका एक पॉइंट और आपने नोट करना है, ये मंदिर ब्रह्म सरोवर की उत्तर दिशा में स्थित है। कौन सा, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर की उत्तर दिशा में स्थित है और इस मंदिर के चारों तरफ पानी मिलता है। यहाँ पर कुंती ने भगवान शिव की पूजा भी की थी। उसी मंदिर जैसा एक मंदिर और है और वो मंदिर जिसका नाम है सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने। गुप्त वंश के सेनापति रहे पुष्यभूति ने थानेसर के अंदर एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर का नाम क्या था, सथानेश्वर महादेव मंदिर। सथानेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि यदि आप कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं और कुरुक्षेत्र की यात्रा करते समय आप सथानेश्वर महादेव मंदिर में नहीं जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। सथानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, आप यदि कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं और सथानेश्वर महादेव मंदिर में नहीं जाते हैं तो कुरुक्षेत्र की यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो आप यदि यात्रा करना भी चाहें तो सथानेश्वर महादेव मंदिर में जरूर जाएं, ये भी वहीं पर पड़ता है थानेसर कुरुक्षेत्र में। जो बनवाया था गुप्त वंश के सेनापति रहे पुष्यभूति ने, ये वही पुष्यभूति है जिसने थानेसर में पुष्यभूति वंश की नींव डाली थी। और वो थानेसर के अंदर जो पुष्यभूति वंश था वो बाद में वर्धन वंश के नाम से जाना गया था। वर्धन वंश का सर्वव्यापी और सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ करता था वो कौन था, हर्षवर्धन। कौन हुआ करता था, हर्षवर्धन हुआ करता था। लेकिन सथानेश्वर महादेव मंदिर जो पुष्यभूति ने बनवाया था, ये लगभग बात है लगभग छठी शताब्दी की लगभग बातें हैं। लेकिन इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो यदि इस मंदिर का पुनर्निर्माण पूछ ले कि ये मंदिर का जिसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो आप बताएंगे इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ जब आप सुने तो आपके माइंड के अंदर तुरंत एक्शन होना चाहिए कि ये सदाशिवराव भाऊ कौन था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी।
पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। और उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? इब्राहिम खान गारदी। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति हुआ करता था सदाशिवराव भाऊ। और वो सदाशिवराव भाऊ जिसको बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ये सदाशिवराव भाऊ जिसने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। क्लियर है? उसके बाद में नाम आता है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये भी कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और ये गिरी संप्रदाय के महाराज संत गिरी महाराज ने बनवाया था। गिरी संप्रदाय के एक महाराज हुआ करते थे संत गिरी, उसने इसका निर्माण करवाया था लक्ष्मी नारायण मंदिर का। उसके बाद में नाम आता है दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर। दुख भजनेश्वर मंदिर के पॉइंट के जिक्र करें तो दुख भजनेश्वर मंदिर भी थानेसर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद में जो नाम आता है वो नाम आता है विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र में है। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन ये मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? इस मंदिर की क्या विशेषता है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है? जो विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र में है, ये विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर, इस मंदिर का जिक्र हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में किया है। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, इस मंदिर का जिक्र बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने अपनी पुस्तक में किया है। तो उसने अपनी कौन सी पुस्तक में किया है इस मंदिर का वर्णन? तो आप बताएंगे उसने हर्षचरित्र पुस्तक में, हर्षचरित्र या हर्षचरित्र के नाम से भी जिसे जानते हैं, उस पुस्तक के अंदर विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तो देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। किससे संबंधित है? तो भद्रकाली या माता सती से संबंधित है। भद्रकाली या माता सती से संबंधित है। और यह मंदिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से, यह मंदिर पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यह मंदिर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का पाठ कहां पर किया था? गीता पढ़ी कहीं थी, गीता का पाठ कहां पर किया था? तो आप बताएंगे देवी कूप भद्रकाली मंदिर जहां पर बना है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता पढ़ी थी, गीता का पाठ किया था। किसने किया था? तो आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद में कुरुक्षेत्र का नाम आता है, तो कुरुक्षेत्र में और कौन सा मंदिर है? तो आप बताएंगे इस्कॉन मंदिर। कौन सा मंदिर? इस्कॉन मंदिर, या आप कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मंदिर। पूरे भारत का एक ऐसा मंदिर जो श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन के साथ में बनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे तो कौन सा इस्कॉन मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है कुरुक्षेत्र में। और इस मंदिर के अंदर जो अर्जुन के रथ के जो घोड़े हैं, वो घोड़े कहाँ से आएंगे? तो आप बताएंगे इंडोनेशिया से वो घोड़े मंगाए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप तो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कुरुक्षेत्र में ही एक चंद्रकूप भी पड़ता है। चंद्रकूप का निर्माण किसने करवाया था? तो युधिष्ठिर ने किया था। चंद्रगुप्त का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चला हुआ था, महाभारत का युद्ध चला हुआ था, तो महाभारत में विजय के बाद, महाभारत के विजय के बाद में
युधिष्ठिर ने चंद्रगुप्त का निर्माण कुरुक्षेत्र में करवाया था। तो ये कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आशा करते हैं कि आपने ये साथ के साथ में नोट किए होंगे, साथ के साथ में लिखे होंगे। अब हम देखेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर मेले, जो प्रसिद्ध मेले हैं वो कौन कौन से मेले कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर लग रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। आप बस देखते रहिए। सबसे पहले नाम आता है कुरुक्षेत्र में एक मेला लगता है जिसका नाम है सोमवती अमावस्या का मेला। सोमवती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा महावीर का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे महावीर का मेला भी कहाँ लगता है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद में जो नाम आएगा तो वो आएगा कि मारकंडा का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे शाहाबाद में। शाहाबाद के अंदर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि भी शाहाबाद को कहते हैं और उसी शाहाबाद के अंदर मारकंडा का मेला लगता है। मारकंडा नदी के ऊपर है शाहाबाद और ये मारकंडा नदी जिसका पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे अरुणा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है नदियों के टॉपिक में, यदि आपने हमारी नदियों वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो शाहाबाद है वो मारकंडा नदी के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मारकंडा नदी कौन सी नदी की सहायक है? सरस्वती की। ये क्वेश्चन भी पूछता है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है ना वो क्वेश्चन ये है कि मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? मारकंडा जो फ्लड प्लेन बनाती है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बैट के नाम से। अब ये याद कैसे रखना आपने बच्चे? तो आपने याद रखना मारते किससे हैं? बैट से। भाई क्वेश्चन दो बनता है, एक तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से और मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से। दो ही है, दो ही पूछता है। एक भी पता लग गया तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आपने याद रखना है मारकंडा द्वारा निर्मित जो बाढ़ का मैदान है वो बैट के नाम से जाना जाता है। आप ये याद रखिएगा मारते किससे हैं? मारते किससे हैं? बैट से। तो मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट हो गया। अब मारकंडा द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट आपको पता चल गया तो घग्गर वाला तो अपने आप ठीक हो जाएगा। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, समझ में आया? सोमवती अमावस्या का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, महावीर का मेला, मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। और लगेंगे तो बताएंगे मेले। ठीक है, अब हम कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुद्वारे देखेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर जो गुरुद्वारे हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुरुक्षेत्र जो जिसे धर्म नगरी के नाम से आप जानते हैं, यह कुरुक्षेत्र 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है। कुरुक्षेत्र जिसे आप धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, यह कुरुक्षेत्र 8 जो सिख गुरु हुए हैं उनकी प्रचार स्थली रही है। 8 सिख गुरुओं की प्रचार स्थली के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र को। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि पातशाही शब्द किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे सिख धर्म से संबंधित है। यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पहली पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है तो आप बता देंगे पैसे पहली और पैसे ही पानीपत। पहली पातशाही गुरुद्वारा पड़ता है पानीपत में। लेकिन तीसरी पातशाही, छठी पातशाही, 7वीं पातशाही, 9वीं पातशाही और 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारे हैं वो कहाँ पड़ते हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में गुरुद्वारा त्रिवेणी कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि बाहोली तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बाहोली तेल शोधन कारखाना तो पड़ता है पानीपत में, लेकिन बाहोली साहिब गुरुद्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? बाहोली जो साहिब गुरुद्वारा है, बाहोली साहिब गुरुद्वारा ये कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, दमदमा लेक, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन
लेकिन बच्चे हरियाणा में दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर, दमदमा साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे राजघाट के नाम से। लेकिन राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? राजघाट जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में पूछेगा गुरुद्वारा जोरा साहिब, गुरुद्वारा जोरा साहिब कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा मस्तगढ़ भी कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तीसरी, छठी, सातवीं, नौवीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारे कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा त्रिवेणी, गुरुद्वारा बाहुली साहिब, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरुद्वारा राजघाट, गुरुद्वारा मस्तगढ़, गुरुद्वारा जोरा साहिब, ये सभी गुरुद्वारे कहाँ पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे तो अंबाला और कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे तो अंबाला और कुरुक्षेत्र में हैं, लेकिन गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? कैथल को जानते हैं। हनुमान जी का जन्म स्थान किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कैथल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैथल को कहते हैं। अंजनी का टीला कहाँ है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर ही पड़ता है। हनुमान जी जिसकी माता का नाम अंजनी है और उस अंजनी का टीला कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कैथल में। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हम देखेंगे शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बता देना थानेसर। और थानेसर का एक और नाम है कि हरियाणा में मुगल द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा में मुगल द्वीप के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो हरियाणा में मुगल द्वीप के नाम से थानेसर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? थानेसर को जाना जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में पड़ता है। शेख चिल्ली का मकबरा शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल के दौरान। और शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, हरियाणा के ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। और याद रखिएगा ये शेख चिल्ली का मकबरा है, ये किसके शासनकाल के दौरान बना था? तो आप बताएंगे मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में, जो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, उसके शासनकाल के अंदर एक मकबरा बना था जिसका नाम था शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। लेकिन शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था? शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसको नेशनल लेवल का स्मारक कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय महत्व स्मारक कब घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक 1958 के अंदर घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1958 में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के शासनकाल में। और इसे राष्ट्रीय स्मारक का महत्व कब घोषित किया गया? तो आप बताएंगे 1958 में। मुगल द्वीप के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे थानेसर को जानते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये साफ कर देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखें आगे की तरफ। कल हमने आपसे 2-3 पर्यटन स्थल बनाए थे, जैसे ज्योतिसर जो टूरिस्ट स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, वो कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है बच्चे? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अंजन पर्यटन स्थल है, वो भी पेहुआ में पड़ता है। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद में नाम आएगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय है वो भी कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। हमने पहली वीडियो में बताया था कि गुलजारी लाल नंदा है, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं।
आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था, उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन होते हैं, लेकिन पहले कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे, और आज वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, आप जरूर देखें वहां पर जाकर। तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय पड़ता है, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। लेकिन उसी थानेसर के अंदर एक थानेसर संग्रहालय भी पड़ता है, और जो थानेसर संग्रहालय है, थानेसर जो म्यूजियम है, उसकी देखरेख का जिम्मा कौन उठाती है, तो आप बताएंगे भारत सरकार। थानेसर संग्रहालय की देखरेख का जिम्मा कौन उठाती है, भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार का पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन विभाग हरियाणा में कौन सा फेस्टिवल मनाता है, तो याद रखिएगा पिंजौर जो हेरिटेज फेस्टिवल है, पिंजौर विरासत उत्सव है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। उस पिंजौर विरासत उत्सव को भारत सरकार का पर्यटन विभाग मनाता है, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। हरियाणा में सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान भी 2006 में हुआ था। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत भी 2006 में की थी, और अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 2006 में मिला था। नरेगा की शुरुआत भी 2006 में हुई थी, और बच्चे हरियाणा सरकार ने राज्य वन निधि का स्वरूप भी 2006 के अंदर तैयार किया था। ये क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो आप बताएंगे थानेसर के अंदर। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, थानेसर में। उसके बाद में नाम आता है राजा हर्ष का टेला। राजा हर्ष का टेला कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे थानेसर में। उसके बाद में राजा कर्ण का टेला, राजा कर्ण का टेला कहाँ पर पड़ता है, थानेसर में। राजा कर्ण का टीला थानेसर में, लेकिन कर्ण झील और कर्ण स्टेडियम करनाल में, और गऊ कर्ण तालाब रोहतक के अंदर पड़ता है। लेकिन राजा कर्ण का टीला कहाँ पर पड़ता है, थानेसर में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है पैनोरमा। पैनोरमा साइंस म्यूजियम। पैनोरमा जो साइंस म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन से संग्रहालय के अंदर, तो श्री कृष्णा संग्रहालय के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है नील क्रांति कृष्णा डैम। नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम है। ये नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। नील क्रांति कृष्णा डैम कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन नील क्रांति कृष्णा डैम के जन्मदाता कौन थे, तो आप बताएंगे सर छोटूराम हुआ करते थे। आपने नाम सुना होगा, सतलुज नदी के ऊपर एक डैम बना है, भाखड़ा नांगल डैम, और उस भाखड़ा नांगल बांध के जन्मदाता कौन है, सर छोटूराम। तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र का जो नील क्रांति कृष्णा डैम है उसके भी जन्मदाता कौन है, तो आप बता देना सर छोटूराम है। सर छोटूराम जिसका जन्म 1881 में गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। याद रखना है, हरियाणा में प्रसिद्ध शिव के मेले 3 जगह लगते हैं, महेंद्रगढ़ के बागहोत में, और गुरुग्राम के इंछापुरी में, और रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई के अंदर लगते हैं। तो याद रखिएगा नील क्रांति कृष्णा डैम कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर बताएंगे, जिसके जन्मदाता कौन थे, सर छोटूराम थे। उसके बाद में नाम आता है कि हरियाणा का पहला वेलोड्रम। हरियाणा का पहला वेलोड्रम, वेलोड्रम आप समझते हैं, साइकिल का जो खेल का मैदान होता है, साइकिलिंग जहां पर की जाती है, साइकिलिंग का जो खेल परिसर है उसे हम वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। और हरियाणा का वेलोड्रम पहला है, वो कहां पर है, कहां पर स्थापित किया गया था, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का पहला वेलोड्रम स्थापित किया गया था। एक ही वेलोड्रम पड़ता है, साइकिलिंग का खेल परिसर। उसके बाद में हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र, हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र के नाम से
कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है? हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र को हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र कहा जाता है। ये कुरुक्षेत्र जिसमें महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन चला? 18 दिन। जिसका मूल नाम क्या है? महाभारत का जो मूल नाम पूछे आपसे कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो आप बताएंगे जय संहिता। महाभारत का मूल नाम यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप बता देना जय संहिता। ये महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। तो ये याद रखिएगा। हरियाणा में गया नगरी के नाम से, हरियाणा में गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना हरियाणा में गया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पेहुआ को जाना जाता है। ये वही पेहुआ है जहां से ऋषि ययाति, जहां से ऋषि वशिष्ठ और जहां से ऋषि विश्वामित्र का संबंध है। हरियाणा में गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? पेहुआ को जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा शकरकंद, हरियाणा में सबसे ज्यादा शकरकंद और हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। और आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहाँ है? नीलोखेड़ी करनाल में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। आलू प्रौद्योगिकी सेंटर कहाँ है? नीलोखेड़ी करनाल में। लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला में। गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे पेहुआ को। और पेहुआ जिसके अंदर एक गांव पड़ता है, और पेहुआ विधानसभा की जो सीट है उसके अंदर एक गांव पड़ता है, और उस गांव का क्या नाम है वो देखें। पेहुआ विधानसभा की सीट है, इसके अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गुमथला गढ़ू। गुमथला गढ़ू राज्य का पहला वाईफाई गांव, राज्य का हरियाणा का पहला जो वाईफाई गांव है वो कौन सा है? गुमथला गढ़ू। और गुमथला गढ़ू कहां पर पड़ता है? पेहुआ के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पेहुआ के अंदर पड़ता है। उसके बाद में कुरुक्षेत्र के कौन से गांव से, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने नोट करना है। कुरुक्षेत्र के कौन से गांव से मौर्य कालीन स्तूप अवशेष मिले हैं? कुरुक्षेत्र के कौन से गांव से मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष मिले हैं? मौर्य कालीन स्तूप अवशेष मिले हैं। तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के पोल्लड गांव से। कौन से गांव से? पोल्लड गांव से। कुरुक्षेत्र का एक गांव पड़ता है पोल्लड, उसके गांव से मौर्य कालीन स्तूप अवशेष मिले हैं। वैसे मौर्य कालीन स्तूप अवशेष कुनाल फतेहाबाद से भी मिले हैं और पोल्लड गांव कुरुक्षेत्र से भी मिले हैं। उसके बाद में हड़प्पा कालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन, मिर्जापुर व अमीन कहाँ है? तो आप बताएंगे मिर्जापुर व अमीन कुरुक्षेत्र में। हड़प्पा कालीन स्थल भगवानपुरा व दौलतपुरा कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा व दौलतपुरा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और आप बताएंगे मिर्जापुर व अमीन जो कुरुक्षेत्र हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है वो भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन हरियाणा में मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? हरियाणा में मिट्टी की मोहरें पूछे तो आप बताएंगे भगवानपुरा व दौलतपुरा से। हरियाणा में मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो आप बताएंगे भगवानपुरा व दौलतपुरा से। कहाँ से मिली है मिट्टी की मोहरें? तो भगवानपुरा व दौलतपुरा से मिली है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में जो हड़प्पा कालीन स्थल है मिर्जापुर व अमीन, इस अमीन से सूर्य स्तंभ पर बनी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। सूर्य स्तंभ पर बनी एक मूर्ति कहाँ से मिली है? अमीन से। हड़प्पा कालीन स्थल मिर्जापुर व अमीन कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा व दौलतपुरा कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में, जहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। उसके बाद में नाम आता है नीलकंठी यात्री निवास। नीलकंठी यात्री जो निवास है वो कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में जो नाम आता है उसमें नाम आता है तित्तर प्रजनन केंद्र। तित्तर जो ब्रीडिंग सेंटर है, तित्तर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? तो आप बताएंगे पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में तित्तर प्रजनन केंद्र पड़ता है। क्या पड़ता है? तित्तर और प्रजनन केंद्र पड़ता है। तो ये सभी चीजें याद रखें, एक बार साफ कर देते हैं। उसके बाद में अब बस लास्ट
कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को समाप्त कर देंगे। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर पड़ता है? पीपली में। और पीपली कहाँ है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये चीज आपने याद रखनी है, सटीक तरीके से, जहर तरीके से याद रखनी है। क्लियर है बच्चे? तो ये सभी चीजें आप एकदम जहर तरीके से क्लियर करें। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में आरएसएस का पहला स्कूल, हरियाणा में आरएसएस का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो आप बताएंगे हरियाणा में आरएसएस का पहला स्कूल कुरुक्षेत्र में खोला गया, और जिसके प्रथम हेडमास्टर कौन थे? दीनानाथ बत्रा थे। हरियाणा में आरएसएस का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? कुरुक्षेत्र में, जिसके प्रथम हेडमास्टर कौन थे? दीनानाथ बत्रा थे। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। इस स्कूल का नाम क्या था? गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं पूछता बच्चे, नहीं पूछता। कौन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन यहां से तो ये पूछेगा। इसके जो हेडमास्टर थे दीनानाथ बत्रा, इसका एक बार पॉइंट पूछा गया था, दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? एक बार पूछा गया था कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दीनानाथ बत्रा का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे दीनानाथ बत्रा का संबंध शिक्षा से है। दीनानाथ बत्रा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दीनानाथ बत्रा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दीनानाथ बत्रा का संबंध है वो शिक्षा के क्षेत्र से है। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। तो ये याद रखें बहुत अच्छे तरीके से। तो उसके बाद में नाम आता है संदीप सिंह, हॉकी खिलाड़ी। संदीप सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी वो कहाँ से हैं? तो आप बताएंगे शाहबाद से। रानी रामपाल, रानी रामपाल व नवजोत कौर, रानी रामपाल व नवजोत कौर जो हॉकी खिलाड़ी है, नवजोत कौर, वो भी कहाँ से हैं? तो आप बताएंगे शाहबाद से हैं। और उसके बाद में नाम आता है मधु शर्मा। मधु शर्मा जिनका संबंध गायन से है, मधु शर्मा जिनका संबंध गायन से है, वो भी कहाँ से हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में से हैं, कुरुक्षेत्र से है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी कहाँ से हुए हैं, या कौन से शहर ने हरियाणा को सबसे ज़्यादा या भारत को सबसे ज़्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए हैं? तो शाहबाद को। शाहबाद से एक हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह जो वर्तमान सरकार में खेल मंत्री है। ये संदीप सिंह जिनके जीवन के ऊपर एक मूवी बनी थी सुरमा, और सुरमा में अभिनेता दिलजीत दोसांझ है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये कुरुक्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने आपके सामने पेश किए हैं, और आशा करते हैं हम कि आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। सभी पॉइंट आपने जहर तरीके से लिखे होंगे, और एक नई सीरीज, एक नए नोट्स, ऐसे नोट्स आपके बनेंगे कि दुनिया याद रखेगी। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक वही व्यक्ति पहुँचा है जो हकीकत में पढ़ने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि थोड़ा सा भला हमारा भी हो जाए। सभी वीडियो आपके लिए रहेगी, सभी वीडियो आपके लिए फ्री रहेगी, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर वगैरह हमारे भी बढ़ जाएं तो आप शेयर कर दें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हरियाणा।